हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारी टारगेट आईआईटी सीरीज के जेई एडवांस सेशन में अगले चैप्टर के लिए। हमने अभी तक मोल कॉन्सेप्ट कवर किया है। मोल कॉन्सेप्ट के बेहतरीन पीवाईक्यूज और बढ़िया बढ़िया सवाल अभी तक हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लेके आए हैं अगला चैप्टर, जिसे कुछ लोग मोल का ही हिस्सा मानते हैं, कुछ लोग अलग से भी पढ़ते हैं, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा, बहुत इजी चैप्टर है ना। यहां पे मोल से आसान काम है आप लोगों का, और आसान काम यह है कि मोल में स्टोइक्योमेट्री डील करने के लिए तुम्हें बहुत बार यह देखना पड़ता था कि रिएक्शन कैसे लिखें। पर यहां अगर तुम्हें पूरी रिएक्शन नहीं भी पता है, सिर्फ यह पता है कि इससे यह बन रहा है, उतने से भी तुम्हारा काम चल जाएगा। तो इस मामले में ये बढ़िया है। बट हाँ, ऑब्वियसली एडवांस का सवाल है तो थोड़ा ट्रिकी तो होना इसका बनता ही है, थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव होना बनता है। पर हाँ, एक्यूरेसी में ध्यान दिया जाए तो चैप्टर को बढ़िया तरीके से खत्म किया जा सकता है। कोई टेंशन वाली बात है नहीं, देखा जाए तो, है ना जी। तो हम आज शुरू करेंगे। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सवाल जो हम अगले 1 से 1.5 घंटे में प्रैक्टिस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट सारे तुम्हें आते हैं। एक कॉन्सेप्ट है डबल टाइट्रेशन का, द्विअनुमापन का, जो मैं आज आपको समझा भी दूंगा और उस पर सवाल भी करवा दूंगा। बाकी सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी आती हैं, आप क्वेश्चन करेंगे, आप सुनते जाएंगे, है ना। हम सवालों के थ्रू ही कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, चलिए आइए शुरू करें क्या। आइए एक एक करके चीजें करते हैं। प्लान अपना वही रहेगा, स्क्रीन पे सवाल आएगा, एक बार मैं उस सवाल को पढ़ूंगा, एक दो यहां पे चक्कर काटूंगा, उतने में तुम उसे ट्राई करने की कोशिश करना, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। सही है, चलिए। प्लान तो सिंपल सा ही है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम साफ साफ ही लिख दें कि भैया हमारा प्लान यही है कि हम सभी कॉन्सेप्ट्स को न्यूमेरिकल की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सभी कॉन्सेप्ट्स को न्यूमेरिकल की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। एक एक करके ट्राई करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। यह है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्या सवाल है, ध्यान से देखना। सवाल कह रहा है KMnO4 तथा KI में दुर्बल क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया होने पर 4 मोल KMnO4 की क्रिया करने से I2 बनता है, तो उसके कितने मोल उत्सर्जित होंगे। KMnO4 जब KI के साथ में क्रिया करता है तो KMnO4 के 4 मोल है, जो KI के साथ दुर्बल क्षारीय माध्यम में अगर क्रिया कर रहे हैं तो I2 के कितने मोल बनेंगे। तो पहली बात, आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। दूसरी बात, ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो लिखेंगे कैसे। तो बेटा हम सबको पता है KMnO4 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक है, तो दूसरा वाला जो बंदा है उसे अपचायक बनना पड़ेगा, क्योंकि रिडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकारक और अपचायक के बीच में होती है ना। कैसे होगी, क्या होगी। तो KMnO4 के बारे में हमने एक बड़ी अच्छी बात सीखी हुई है कि KMnO4 जो है वो बेहतर से बेहतरीन ऑक्सीकारक है। KMnO4 जो है वो बेहतर से बेहतरीन ऑक्सीकारक है। एक तो अच्छी बात ये हो गई, और दूसरी बात, इसकी रिएक्शन हर माध्यम में समझ आना जरूरी है। तो अगर आप हर माध्यम में समझेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो आपका MnO4 माइनस है, KMnO4 को हम आयनिक माध्यम में लिखें तो ये हमारे पास है MnO4 माइनस। हमारे पास में क्या है, MnO4 माइनस। इसे यदि मैं अम्लीय माध्यम में यूज करता हूं तो MnO4 माइनस जो है Mn+2 में जाता है। अगर मैं इसे दुर्बल क्षारीय माध्यम में यूज करता हूं, दुर्बल क्षारीय ना बोलूं तो मैं उदासीन भी बोल सकता हूं, तो ये Mn+4 में जाता है। और अगर मैं इसे क्षारीय माध्यम में यूज करता हूं तो ये Mn+6 में जाता है ना। यहां Mn पे +7 ऑक्सीकरण अवस्था है, अम्लीय माध्यम में +2 में चला जाएगा, दुर्बल क्षारीय माध्यम में +4 में चला जाएगा, क्षारीय माध्यम में ये +6 में चला जाएगा। इतनी बात आप समझ सकते हैं। अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं, अगर इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है, तो हमें दुर्बल क्षारीय माध्यम दिया है, मतलब हमें ये वाला रिएक्शन यूज करना है, MnO4 माइनस का Mn+4 में जाना, ठीक है। और KI में I माइनस है, वो तो सवाल नहीं बोला है कि I2 में कितने में कन्वर्ट होगा। तो आपको रिएक्शन समझ आनी चाहिए क्वेश्चन की।
आपको रिएक्शन समझ आनी चाहिए सवाल की। रिएक्शन ये है कि MnO4 माइनस जो है वो Ki बोले तो I माइनस के साथ में दुर्बल क्षारीय माध्यम में क्रिया कर रहा है। दुर्बल क्षारीय माध्यम में क्या हो रहा है, ये खुद तो कन्वर्ट हो रहा है Mn+4 में और I माइनस को लेके जा रहा है I2 में, है ना। बच्चा कहता है सर आपको कैसे पता चला कि I माइनस I2 में ही जाएगा? बेटा सवाल में लिखा हुआ है कि I2 के कितने मोल उत्सर्जित होंगे, तो I2 I माइनस से ही तो बना होगा। तो अब यहां पे अब खेल क्या होता है कि जितनी भी चीजें रेडॉक्स अभिक्रिया में आपस में रिएक्ट करती हैं और जो भी चीजें बनती हैं उनके तुल्यांक हमेशा बराबर होते हैं। उनके तुल्यांक हमेशा बराबर होते हैं। मतलब हम इस रिएक्शन को देख के ये कह देंगे कि MnO4 माइनस के जो तुल्यांकों की संख्या है वो आपकी इस बराबर होगी I माइनस के तुल्यांक, वही आपके हो जाएंगे Mn+4 के तुल्यांक और यही आपके हो जाएंगे I2 के तुल्यांक। मतलब इनके जो तुल्यांक हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर। ये रेडॉक्स अभिक्रिया का नियम होता है कि जितनी भी चीजें आपस में क्रिया करती हैं उन सभी के जो तुल्यांक हैं वो क्या हो जाते हैं भाई, बराबर हो जाते हैं। सभी के तुल्यांक आपने आपस में क्या कर दिए, बराबर। तुल्यांक निकालने के फॉर्मूले होते हैं जो हमको आने चाहिए, तो एक बार तुल्यांक निकालने के फॉर्मूले देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला होता है दिया गया भार अपॉन तुल्यांकी भार। अगर आपको तुल्यांकी भार दिया है तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। दूसरा फॉर्मूला होता है दिया गया भार अपॉन तुल्यांकी भार को हम बोल देते हैं मोलर भार अपॉन एन कारक। मोलर भार अपॉन एन कारक। एन कारक रेडॉक्स का हीरो है। हर सवाल में एन कारक पता हो तो सारी काम हो जाएंगे आसानी से। अगला फॉर्मूला देखो, दिया गया भार अपॉन मोलर भार को मैं मोल्स लिख सकता हूं तो एन कारक ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल्स इंटू एन कारक। ये आ गया अगला फॉर्मूला तुल्यांकों की संख्या का। फिर अगला फॉर्मूला, मोल्स को हम मोलरता इंटू आयतन बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा मोलरता इंटू लीटर में आयतन इंटू एन कारक। और जब हम मोलरता इंटू एन कारक कर देंगे तो ये बन जाएगा नॉर्मलता इंटू लीटर में आयतन। ये बन जाएगा नॉर्मलता इंटू लीटर में आयतन। तो ये हमारे पास में अलग अलग तुल्यांकों की संख्या निकालने के फॉर्मूले बन गए। ये हमारे पास में अलग अलग तुल्यांकों की संख्या निकालने के फॉर्मूले बन गए। जैसा डेटा आपको दिया हो वैसा डेटा पुट कर दे। अगर आयतन मिलीलीटर में होता है तो मिली तुल्यांक निकलते हैं, अगर लीटर में होता है तो तुल्यांक निकलते हैं। सही बात है? कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई समस्या है तो बताएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो अगर हमने तुल्यांकों का फॉर्मूला लिख लिया है तो अब बात हो जाए एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, और जिसका डेटा दिया हो उनके तुल्यांक आपस में बराबर करने हैं। तो हमें KMnO4 का डेटा दिया है इस क्वेश्चन में 4 मोल और हमसे I2 के मोल पूछे गए हैं। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि इस पूरी इक्वेशन में हमें यह काम है कि जो भी MnO4 माइनस के तुल्यांक है उन्हें I2 के तुल्यांकों के अगर हम बराबर कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। जितने भी MnO4 माइनस के तुल्यांक हैं अगर उन्हें हम I2 के तुल्यांक के बराबर कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। अगर ये बराबर करने से हमारा काम बन जाएगा तो MnO4 माइनस के लिए हमारे पास में क्या डेटा है, हमारे पास इसके मोल्स हैं। तो अगर मोल्स हैं तो एन कारक पता चल जाए तो मोल इंटू एन कारक से बात बन जाती है। और I2 के मोल आपसे पूछे गए हैं, अगर I2 के केस में एन कारक पता चल जाए तो दोनों साइड मोल इंटू एन कारक करने से काम बन जाएगा। एन कारक निकालना जरूरी है, उसके लिए ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी जरूरी है। यहां Mn पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां आयोडीन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां Mn पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और I2 पे 0 है। तो आप गौर से देखिएगा, अगर आप Mn के लिए बात करेंगे तो +7 से +4 चेंज कितने का आ गया, 3 का, तो एन फैक्टर हो जाएगा 3, क्योंकि इसके 1 मोल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। और अगर आप I2 की बात करें, I2 का एन फैक्टर निकालना है तो 0 से आप जा रहे हैं -1, 0 से -1 जा रहे हैं तो चेंज तो आ रहा है 1 का। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होता है, इसलिए मैंने दोनों साइड मॉड लगा दिया, इनटू 1 आयोडीन के लिए इतने का चेंज है। हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीकरण अवस्था 1 परमाणु के लिए बात होती है, यहां आयोडीन के अणु में 2 परमाणु हैं आयोडीन के, तो इनटू मैंने कर दिया 2, तो एन फैक्टर आ गया 2 I2 का। I2 का एन फैक्टर कितना आ गया, 2। तो MnO4 माइनस का एन फैक्टर 3 आ गया, आयोडीन का एन फैक्टर 2 आ गया। अब आप गौर से देखें प्लीज, MnO4 माइनस के लिए हम क्या बोलेंगे, मोल इंटू एन फैक्टर। हमारे पास में आ गया 4 मोल है, इंटू एन फैक्टर हमारे पास में है 3,
इज इक्वल टू I2 के मोल है इंटू n फैक्टर हमारे पास में आ गया 2। आप गौर से देखिएगा, इससे एक कट जाएगा ये, तो आपके पास में I2 के मोल आ जाएंगे 6 मोल। I2 के मोल कितने आ जाएंगे बेटा? 6 मोल। अगर I2 के मोल 6 मोल आ जाएंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। आपका आंसर आपके सामने रेडी है। आयोडीन के मोल कितने हो जाएंगे? 6 मोल। प्लीज गौर से देख लें, कोई भी दिक्कत है तो बता दें। पहला स्टेप सही रिएक्शन लिखना, दूसरा स्टेप तुल्यांक बराबर करना, तीसरा स्टेप सही एन फैक्टर पहचानना, और चौथा स्टेप कैलकुलेशन करना। चौथा स्टेप कैलकुलेशन करना। कभी ये दुर्बल क्षारीय लिखता है, कभी ये उदासीन लिखता है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये आपके सामने क्लियरली मैंने आपको बताया, ये एडवांस का PYQ है। ये एडवांस का क्या है? PYQ है। सही है जी? कोई दिक्कत है तो बता दो। हाँ जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट सवाल। 26.56 ग्राम Fe0.9O के साथ अम्लीय माध्यम में 0.2 मोलर KMnO4 का कितना ml क्रिया करेगा? 0.2 मोलर KMnO4 का कितना ml क्रिया करेगा? आपके पास Fe0.9O का भार दिया हुआ है और आपको KMnO4 के साथ क्रिया करवाई गई है। अम्लीय माध्यम दिया हुआ है कि अम्लीय माध्यम में क्रिया हो रही है, तो आपको यह बात समझ आ गई होगी कि KMnO4 का जो MnO4 माइनस है ये अम्लीय माध्यम में Mn+2 में जाता है। तो MnO4 माइनस का अपचयन वाली अभिक्रिया तो समझ आ गई। सामने वाला ऑक्सीकृति होगा, तो आपको यह बात सिखाई हुई है कई बार क्लासेस में, आप मेंस दे चुके हो, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि अपने को पता ही है कि ये जो Fe0.9O है ये नॉन स्टोइक्योमेट्रिक ऑक्साइड है। यहां पे Fe दो तरीके से पाया जाता है, Fe+2 में और Fe+3 में। हाँ, आप इसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, इसे x मान सकते हैं, इसे 0.9 - x निकाल सकते हैं, और आप ये पता कर सकते हैं कि इस ऑक्साइड में कितना परसेंट Fe+2 का है, कितना परसेंट Fe+3 का है। बट मुझे अभी उस बात से कोई मतलब नहीं है। अभी मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। अभी मुझे रिडॉक्स का सवाल करना है। मेरा मकसद कुछ और है कि जब इस कंपाउंड को इसके साथ में रिएक्ट करवाया तो KMnO4 के कितने ml क्रिया करेंगे, मुझे उस बात से मतलब है। तो आप देखिए मैं कैसे अपना मतलब निकालता हूं। अगर आप रिएक्शन देखें तो हम बोलेंगे Fe0.9O अगर MnO4 माइनस के साथ अम्लीय माध्यम में क्रिया करेगा, तो आप देखें ये जो Mn का +7 है यहां पे, ये आपका चला जाएगा +2 में। Mn का जो +7 है ये चला जाएगा +2 में, और ये जो Fe का 0.9O है Fe+2 और Fe+3 में कन्वर्ट होता है, ये ऑक्सीकारक है। तो यहां जो Fe+2 के अवशेष हैं उन्हें तो आगे कुछ करेगा Fe+3 में कन्वर्ट, पर Fe+3 वालों को तो छेड़ेगा भी नहीं, क्योंकि वो उससे ज्यादा ऑक्सीकृत हो ही नहीं सकते। ये तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। तो यहां जो Fe+2 वाला पार्ट था वो इसके अंदर से ऑक्सीकृत हो जाएगा Fe+3 में, है ना? ये बात आप समझते हैं? बढ़िया। मैंने तो ये रिएक्शन लिख दी। अगर मैंने ये रिएक्शन लिख दी तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मुझे इसके बारे में कैलकुलेशन करनी है और इसका मुझे डेटा पता है। तो मुझे बेसिकली सवाल सॉल्व करने के लिए इस नॉन स्टोइक्योमेट्रिक ऑक्साइड के जो तुल्यांक हैं वो MnO4 माइनस के तुल्यांकों के बराबर करने पड़ेंगे। इस ऑक्साइड के जो तुल्यांक है वो उस ऑक्साइड के तुल्यांक के बराबर करने पड़ेंगे। अगर करने पड़ेंगे तो एन फैक्टर पे जाना पड़ेगा। एन फैक्टर पे जाना है तो +7 से +2, तो इसका एन फैक्टर तो आ गया 5। MnO4 माइनस का एन फैक्टर आ गया 5। पर अगर मैंने यहां बात करी Fe0.9O से Fe+3, तो पहले यहां ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का वही तरीका है, जिस पे ज्ञात करनी है उसको x मान लो, बचे हुए नोन की पुट कर दो। तो यहां मैंने Fe पे x मान ली, तो 0.9x प्लस ऑक्सीजन पे -2 होती है, ओवरऑल 0 क्योंकि एक उदासीन यौगिक है। तो x का मान आ जाएगा 2/0.9 यानी कि 20/9। तो यहां Fe पे ऑक्सीकरण अवस्था है 20/9 और यहां पे Fe पे ऑक्सीकरण अवस्था है +3। अगर आप 20/9 से +3 जा रहे हो तो बेसिकली Fe का एन फैक्टर कितना आ जाएगा यहां से यहां जाने में, तो हम बोलेंगे एन फैक्टर। अगर मुझे Fe0.9O का चेक करना है तो ऑक्सीकरण अवस्था का अंतर, जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, इनटू एक Fe के लिए इतनी बात हो रही है, यहां कितनी Fe मौजूद है 0.9,
तो ये हो जाएगा इस यौगिक का n फैक्टर। देखो भाई ध्यान से, इसे करोगे तो 7/9 आएगा इंटू 0.9 आएगा, तो हम इसको लिख दें 0.1, तो आंसर आ जाएगा 0.7। राइट, आंसर आ जाएगा 0.7। तो यहां n फैक्टर आ रहा है 0.7। कोई दिक्कत है तो बताएं, प्लीज ध्यान से चेक कर लें। कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दें, प्लीज ध्यान से चेक कर लें। कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दें, ठीक है। अब हम क्या करें, अब तो सिंपल सी बात है भाई, इन दोनों के तुल्यांक बराबर करने हैं, तो इसके लिए मोलरता और आयतन वाला डेटा दिया है, तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा ये मोलरता इंटू आयतन इंटू एन फैक्टर, और Fe 0.90 का भार दिया है, तो भार अपॉन तुल्यांकी भार वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी, आइए कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो हम बोलेंगे Fe 0.90 के लिए क्या हो जाएगा, 26.56 ग्राम। 26.56 ग्राम आपका दिया गया भार है। ये है 26.56 ग्राम, ये है दिया गया भार अपॉन तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होगा, मोलर भार अपॉन एन फैक्टर। मोलर भार क्या होगा, आयरन का होता है 56, यहां पे 0.9 इंटू 56 प्लस ऑक्सीजन हो गए 16 अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर कितना आ गया है 0.7। तो ये हो गया तुल्यांकी भार, और ऊपर आपने रख दिया दिया गया भार, ये ओवरऑल आ गई तुल्यांक की वैल्यू। MnO4 माइनस के लिए आप बात करेंगे तो मोलरता आ गई 0.2 मोलर, वॉल्यूम हमें निकालना है और एन फैक्टर है 5, तो हम बोल देंगे ये हो जाएगा 0.2 इंटू आयतन लीटर में इंटू 5। यहां से आयतन लीटर में आ जाएगा, आपको एमएल में आंसर देना है। अगर आपको डायरेक्ट ही एमएल में बात करनी है तो हमें, क्योंकि ये बात पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 1000 ml में 1/1000 लीटर हो गए, है ना। 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 1 ml में 1/1000 लीटर हो गए। तो बस आप इसको लीटर को ml में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम इसे क्या बोल दें, हम बोल देंगे कि भाई सिंपल सी बात है, अगर डेटा हमें ml में दिया होता तो मैं उसको 1000 से डिवाइड कर देता, तो मेरे पास में आंसर आ जाता, है ना, लीटर का। तो मैंने ये करके तुल्यांक बराबर कर दिए। मुझे v निकालना है, बाकी सब मेरे पास में नोन है, मैं सॉल्व कर ही सकता हूं। आप देखें ध्यान से, ये वैल्यू कितनी आएगी, तो मैंने बोला 56 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 6 जा 54, 9 5 जा 45 और 5 50, ठीक है, 504, एक पॉइंट है तो 50.4, तो वैल्यू हो जाएगी 50.4 और 16, ऑक्सीजन का 16, तो ये हो जाएगा 66.4। राइट, तो हमने क्या बोल दिया, 26.56 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 66.4 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 5 अपॉन 1000 इंटू ml में आयतन। सही है जी, बहुत बढ़िया। यहां से आप MnO4 माइनस का ml में आयतन निकाल सकते हो, जो कि हो जाएगा ये 26.56 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 66.4 इंटू 0.2 इंटू 5, और ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000। प्लीज ध्यान से देखें, ये कर दिया। अगर मैंने ये कर दिया तो ये वैल्यू तो 1 बन जाएगी। अगर ये वैल्यू 1 बन जाएगी तो इस पूरे को हम अब सॉल्व कर सकते हैं। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो लमसम आंसर में निकालने की कोशिश बताता हूं। लमसम जब मैंने कैलकुलेशन करी तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा इसका 280 ml। राइट, इसका लमसम आंसर आ जाना चाहिए हमारे पास में 280 ml, 26.56 इंटू 0.7 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 66.4, बस, तो एग्जैक्ट 280 आंसर आ जाएगा। और अगर आंसर आ जाएगा 280 ml तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। कैलकुलेशन में आप पे छोड़ रहा हूं, तरीका मैंने पूरा बता दिया और यहां से आंसर भी बता दिया। प्लीज चेक करें कैलकुलेशन, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। यस, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज बताएं। हाँ जी, यस, आगे बढ़े। चलिए आई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। सवाल इजी होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट पे पकड़ बन गई एक बारी तो तुम इजीली चीजें कर ले जाओगे। क्या सवाल है अगला,
दुर्बल क्षारीय माध्यम, ये दुर्बल क्षारीय माध्यम काफी आ रहा है जेईई एडवांस में, तो ध्यान रखिएगा, हमें पता है Mn+7 से +4 में ले जाया जाता है। अगर पूर्ण क्षारीय माध्यम होता तो Mn+7 से +6 में ले जाया जाता। तो हमने बोला दुर्बल क्षारीय माध्यम में परमैंगनेट आयन, जिसे MnO4- कहते हैं, के 8 मूल थायोसल्फेट आयनों को, थायोसल्फेट आयन कौन से होते हैं? H2O3 2-, H2O3 पे -2, और परमैंगनेट का मतलब होता है MnO4-। ठीक है जी, 8 मूल थायोसल्फेट आयनों को ऑक्सीकृत करके, थायोसल्फेट आयनों को ऑक्सीकृत करके किसी सल्फर युक्त प्रोडक्ट का एक्स मोल बनाता है। तो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट बात है, एक्स का मान कितना होगा। तो आप देखिएगा ध्यान से, हम ये कहते हैं MnO4- है बेसिकली, है ना, ये रिएक्शन आपको क्लास में बताई जाती है कि जब दुर्बल क्षारीय माध्यम है तो ये जो थायोसल्फेट आयन है, ये MnO4- तो आपका +4 में अपचयित होता है, और थायोसल्फेट आयन जो है ये ऑक्सीकृत होता है सल्फेट में। ये बात अगर आपको पता है तो आपको सवाल कह रहा है इसका एक्स मोल बन रहा है, इसका एक्स मोल बन रहा है, और दुर्बल क्षारीय माध्यम में परमैंगनेट आयन के 8 मूल, इसके 8 मूल हैं, थायोसल्फेट आयनों को ऑक्सीकृत करके उसका एक्स मोल बनाते हैं। तो यार सिंपल सी बात है, हमें क्या बताना है? इसका मान बताना है, और हमें डेटा किसका पता है? इसका पता है। यानी कि कुल मिला के जितनी चीजें क्रिया करती है तुल्यांक तो सभी के बराबर है, बट हमारा काम जब चलेगा जब हम MnO4- के जो तुल्यांक हैं उन्हें किसके बराबर कर देंगे? सल्फेट आयन के तुल्यांकों के। MnO4- के जो तुल्यांक हैं उन्हें हम किसके बराबर कर देंगे? सल्फेट आयन के तुल्यांकों के। पर तुल्यांक बराबर करने के लिए n फैक्टर पता होना चाहिए। तो यहां Mn पे +7 स्टेट है, यहां +4 स्टेट है, +7 से +4 गए, चेंज कितने का आ जाएगा? 3 का। चेंज कितने का आ जाएगा? 3 का। और अगर आप यहां बात करें तो सल्फर पे +2 है, यहां बात करें तो सल्फर पे +6 है। मुझे सल्फेट आयन के बारे में कैलकुलेशन करनी है तो मैं वहां के हिसाब से बात करूंगा। 6 से 2 गए तो मेरे पास में अंतर तो आ जाएगा 4 का, पर ये एक सल्फर के लिए बात हो रही है, या है भी एक ही सल्फर, तो n फैक्टर हो जाएगा इसका ये, है ना। तो सल्फेट आयन का n फैक्टर 4 हो जाएगा, MnO4- का n फैक्टर 3 हो जाएगा। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ओके। अगर मैंने दोनों के तुल्यांक को बराबर करने की कोशिश करी है तो इसके 8 मोल है और n फैक्टर 3 है, तो मैं फॉर्मूला लगा दूं क्या? MnO4- के मोल इंटू n फैक्टर हो गया 3 इज इक्वल टू, यहां सल्फेट आयन के लिए बोल दूंगा सल्फेट आयन के मोल इंटू n फैक्टर, जो कि है 4। तो आप देखिएगा ध्यान से, MnO4- के 8 मोल हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3, और ये बराबर हो जाएगा सल्फेट आयन के मोल इंटू 4। तो यहां से देखना 24 और बाय 4, तो हम बोल देंगे सल्फेट आयन के मोल हो जाएंगे 6 मोल, 24/4 हो जाएंगे 6 मोल। सल्फेट आयन के मोल हो जाएंगे 6 मोल। तो आप देखो मोटा मोटी हर क्वेश्चन में हो तो तुल्यांक की बराबर रहे हैं, पर हाँ उससे पहले का जो माहौल है कि रिएक्शन कैसे लिखी, एन फैक्टर कैसे निकाले, वो चीज इंपॉर्टेंट है समझनी, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी सवाल एक ही टाइप के आ रहे हैं, ये सब लेटेस्ट सवाल हैं, पिछले 5-7 सालों में आए हुए हैं। इससे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि सवाल एक ही तरीके के कॉन्सेप्ट पे पूछे जा रहे हैं, है ना, परंतु लैंग्वेज चेंज हो रही है, रिएक्शन का पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं ध्यान से, अगर मैं इसका एन फैक्टर निकालता तो वो 4 नहीं आता। ये बात आपको पता है कि 2 से 6 जा रहा है, 4 का चेंज एक सल्फर के लिए आ रहा है, यहां पे 2 सल्फर है, तो इसके लिए एन फैक्टर 8 होता, बट सवाल ने उसका डेटा पूछा था तो उसका एन फैक्टर मैंने देखा वो 4 आया, क्योंकि वहां एक ही सल्फर है। तो एन फैक्टर सबका सेम नहीं आता कि जिन दो में चेंज आ रहे हैं उन दोनों का एन फैक्टर सेम हो, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। यहां पे एन फैक्टर अलग अलग भी हो सकते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को प्लीज, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को प्लीज। हाँ जी, यस, ठीक है, आगे बढ़ेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, आइए भाई अगला सवाल करते हैं। ये देखो सवाल कह रहा है Br2 को OH- से क्रिया करवा के Br- बनता है,
जल बनता है और एक ऑक्सीकृत प्रोडक्ट बनता है। क्योंकि देखो ये Br2 से 0 से -1 ये तो अपचयित प्रोडक्ट बन गया, एक ब्रोमीन का ऑक्सीकृत प्रोडक्ट भी बनता है। क्या बनता है हमें दिया नहीं है। सवाल कह रहा है यदि दी गई विषमानुपातन अभिक्रिया में, ये विषमानुपातन अभिक्रिया है, मतलब इस ब्रोमीन का ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन भी होगा। यदि दी गई विषमानुपातन अभिक्रिया में Br2 का तुल्यांकी भार 96 है, Br2 का तुल्यांकी भार 96 है, तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट में जो अपचयित वाला प्रोडक्ट, ऑक्सीकृत वाला प्रोडक्ट बना है, उसमें ब्रोमीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, उसमें ब्रोमीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो बेटा मुझे एक बात बताना जरा, देखना ध्यान से। हम बेसिकली ये कह देंगे OH माइनस तो माध्यम है, क्षारीय माध्यम, तो ये OH माइनस और वाटर तो आपका माध्यम बताते हैं। यहां पे एक तो बन गया Br माइनस, ठीक है, मुझे पता है प्रोडक्ट दूसरा क्या होता है, बट क्योंकि अभी सवाल ने नहीं बोला तो हम क्यों डिस्कस करें, हम उसे कुछ Y मान लेते हैं। अब आप देखिएगा, अगर इस ब्रोमीन के लिए बात करोगे तो यहां पे ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, यहां ऑक्सीकरण अवस्था -1 है, यहां ऑक्सीकरण अवस्था Y मान लेते हैं। तो आप देखिए यहां अपचयन के लिए 0 से -1 एक का चेंज पर 2 ब्रोमीन है, तो नेट एन फैक्टर हो जाएगा 2, इसे मान लेते हैं N1। यहां देखो 0 से Y, तो Y का चेंज है पर 2 ब्रोमीन के लिए एन फैक्टर हो जाएगा 2Y, और इसे हम बोलते हैं N2। ये ऊपर वाला N1 है, नीचे वाला N2 है। और आपको एक बात याद होगी कि हम ऐसा बोलते हैं कि विषमानुपातन अभिक्रिया के लिए जो कुल एन फैक्टर होता है वो होता है ये N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। जो कुल एन फैक्टर होता है वो होता है ये N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब सर N1 पता है 2, N2 पता है 2Y, हमें Y पता करने की कोशिश करनी है ना, Y पता करने की कोशिश करनी है क्योंकि वही ऑक्सीकरण अवस्था है। बट ये कैसे पता चलेगा, ये पता चल जाएगा कैसे, तुम्हें तुल्यांकी भार पता है 96। एक बात सोचो, तुम्हें ये पता है ना कि अगर Br2 का तुल्यांकी भार दिया है तो वो बराबर होगा Br2 के परमाणु भार के अपॉन एन फैक्टर के ओवरऑल। और Br2 का तो परमाणु भार आपके पास, Br2 अणु का, इसके लिए तो मोलर भार ही बोलेंगे ना, Br2 तो एक अणु है, तो ये हो जाएगा 160, क्योंकि परमाणु भार 80 है तो 80 दूनी 160 अपॉन एन फैक्टर नेट हमें निकालना है, और ये रेशियो 96 दिया हुआ है। तो यहां से आपको नेट एन फैक्टर मिल जाता है 160 डिवाइडेड बाय 96। अगर मैंने 4 की टेबल से डिवाइड किया तो ये वैल्यू हो जाएगी 40 और ये वैल्यू हो जाएगी 24। अगर मैंने फिर 4 की टेबल से डिवाइड किया तो 4 10 जा 4 6 जा, अगर मैंने 2 की टेबल से डिवाइड किया तो 5/3, तो नेट एन फैक्टर 5/3 मिल गया। अब तो आ गया आंसर, 5/3 इज इक्वल टू, पहला इन फैक्टर है 2, दूसरा इन फैक्टर है 2Y, तो 2 इंटू 2Y अपॉन 2 प्लस 2Y। अब बस अब तो कैलकुलेशन करनी है दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 10Y, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12Y। यहां से आप देखें 10 इज इक्वल टू 2Y, तो Y की वैल्यू आ गई 5। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें ब्रोमीन पर ऑक्सीकरण अवस्था है 5। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें ब्रोमीन पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 5, वही तो पूछा भी है। तो दैट्स इट, आपका आंसर हो जाएगा 5। और मैं आपको बता दूं ये प्रोडक्ट होता है BrO3 माइनस, आप वैसे भी निकालेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। बेसिकली रिएक्शन क्या होती है, ये होती है कि ये जो Br2 है ये क्षारीय माध्यम में Br माइनस प्लस BrO3 माइनस में कन्वर्ट होता है, ठीक है जी। ये चीज है, प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं, प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। हाँ जी हाँ भाई, देखना ध्यान से। रियली सॉरी। समझ में आया क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ चले, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला सवाल देखना,
क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक बार सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। ये कह रहा है किसी जलीय विलयन में 0.1 ग्राम KiO3 को Ki विलयन के आधिक्य में घोला गया एवं उसे HCl विलयन द्वारा अम्लीकृत किया गया। KiO3 को Ki विलयन में घोला गया, फिर उसे HCl विलयन द्वारा अम्लीकृत किया गया। उत्सर्जित I2 को 45 ml थायोसल्फेट विलयन से क्रिया कराने पर स्टार्च आयोडीन का एक संकुल बनता है जिसका रंग उड़ जाता है। तो सोडियम थायोसल्फेट विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बढ़िया, ठीक। सवाल कुछ ये कह रहा है कि जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि KiO3 और Ki, सवाल ही कह रहा है जो उत्सर्जित I2 है तो ये दोनों अम्लीय माध्यम में क्रिया करके I2 बना रहे हैं, और ये जो I2 यहां से उत्सर्जित हो रही है ये थायोसल्फेट आयन के साथ में क्रिया कर रही है। सोडियम थायोसल्फेट को मैंने सिर्फ आयनिक अवस्था में लिखा है, तो आपको पता है एक बहुत फेमस अपचायक है जो I2 को अपचयित कर देती है I- में और खुद ऑक्सीकृत हो जाती है S4O6 -2 में। ऐसा है, ध्यान से देखना। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो हम बोल देंगे कि भाई यहां पे 3 लगा दो, तो यहां पे क्या है, एक आयोडीन है, यदि 3 दूनी 6 है, तो हमने यहां पे जब इसको बैलेंस कर देंगे ना तो हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा, यहां पे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको ये दिख रहा है कि इसके 1 मोल पे इसका 3 मोल बन रहा है, तो हमने बोला इसे बैलेंस जब करते हैं तो 1 मोल KiO3 से हमें दिखाई देता है 3 मोल I2 बनता हुआ। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने कैसे करा, यहां आयोडीन 2 थे, यहां आयोडीन 2 है, तो आपको लगेगा ये बैलेंस है, बट नहीं। अगर आप जब ऑक्सीजन और वाटर सब बैलेंस करेंगे तो यहां 3 लग जाता है। बढ़िया, अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे पास में 1 मोल से 3 मोल I2 बनता है। ये स्टेप अगर आपको पता चल गया तो अब तो काम हो गया आसानी से। कैसे, इसके 0.1 ग्राम है, तो क्यों ना यहां से मैं I2 के मोल निकाल दूं, वही I2 के मोल यहां काम आएंगे, फिर इसके और इसके तुल्यांक बराबर कर दूंगा, है ना। अगर इन दोनों के तुल्यांक बराबर कर दूंगा तो क्या मेरा काम बन जाएगा क्या? सोचना जरा, ये सही तरीका है क्या? हाँ जी, ये सही तरीका है क्या? है ना, क्लियर है, पक्का? ओके, अगर ये करने से काम बनता है तो हमने बोला कि KiO3 का मोलर मास कितना है। पोटेशियम होता है 39, आयोडीन होता है 127 और O3 है तो 16 तिया 48। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 127, 48, 39, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 4 और 3 7, 2 9 और 2 11 और यहां आ जाएगा 2, तो 214 ग्राम पर मोल। ये आ गया KiO3 का मोलर मास। अगर ये KiO3 का मोलर मास आ गया तो आप ध्यान से देखें KiO3 के मोल कितने आ गए, दिया गया भार अपॉन मोलर भार 0.10 डिवाइडेड बाय 214, 0.10 डिवाइडेड बाय 214। तो यहां से आप देखें I2 के मोल कितने हो जाएंगे, 3 टाइम, क्योंकि 1 मोल से 3 मोल बन रहे हैं, तो I2 के मोल हो जाएंगे ये, आयोडीन के मोल हो जाएंगे ये, है ना। KiO3 के जितने मोल है उसका 3 टाइम्स। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है भाई। अगर I2 के मोल आ गए तो आपको थायोसल्फेट आयन का 45 ml दिया हुआ है, तो हम क्यों ना इन दोनों के तुल्यांक बराबर कर दें। अगर मैंने दोनों के तुल्यांक बराबर कर दिए, अगर मैंने दोनों के तुल्यांक बराबर कर दिए तो आयोडीन के मोल है मेरे पास, एन फैक्टर चाहिए होगा, तो ये 0 से -1 जा रहा है, तो आप ये चीज देख सकते हैं 0 से -1 1 का चेंज, पर आयोडीन में I2 में 2 आयोडीन होते हैं तो एन फैक्टर हो जाएगा 1 × 2, यानी कि एन फैक्टर हो जाएगा 2। और अगर आप थायोसल्फेट की बात करेंगे तो ये +2 से यहां पे टेट्राथायोनेट में 2.5 जा रहा है, ये हो जाएगा 0.5 का चेंज, तो हम बोल देंगे थायोसल्फेट आयन के लिए चेंज तो 0.5 का है, बट क्योंकि यहां 2 सल्फर है तो नेट वैल्यू आ जाएगी 1, आ जाएगी। बहुत बड़े, ठीक, ध्यान से देखना। अगर इन दोनों को बराबर किया जाता है तो हम क्या बोल देंगे, I2 के मोल इंटू एन फैक्टर I2 का इज इक्वल टू, यहां पे आयतन दिया है, मोलरता पूछी है, तो मोलरता इंटू आयतन इंटू एन फैक्टर, किसका, थायोसल्फेट आयन का।
सही बात है, बढ़िया। देखना जरा I2 के मोल कितने हैं, 3 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 214। मैं एक्सप्रेशन बना के छोड़ रहा हूं, आप लोग कैलकुलेशन करना। ये आ गए I2 के मोल, इंटू I2 का एन फैक्टर होता है 2, इज इक्वल टू मोलैरिटी आपको निकालनी है, आपको सोडियम थायोसल्फेट का आयतन दिया 45 ml, तो लीटर में हो जाएगा 45/1000 इंटू एन फैक्टर हो जाएगा 1, है ना। यहां से हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं थायोसल्फेट आयन की, जो कि हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 214 इंटू 2। मैंने क्या किया, ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 45 मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, वैल्यू आ जाएगी 0.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 45 इंटू 214। इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बट तरीका आप देख लो, आपके सामने मैंने कर दिया, है ना। ये पहली रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए थी, ये पता है तो हमारा काम बन जाता है। क्लियर है, ठीक है साहब। ध्यान से देख लो कैसे करी कैलकुलेशन, क्या किया हमने। कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दो। हाँ जी, ठीक है दोस्त। हाँ भाई, हाँ जी, आगे बढ़ें क्या, बताना दो। चलिए, तो यहां पे हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगर हम अगले सवाल की तरफ चलना चाहते हैं तो ध्यान से सुनना, ये वाला सवाल क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, मैं आपको हिंट दूंगा, सॉल्व इसको आप लोग खुद करिएगा, इजी सवाल है। इनफैक्ट ये रिडॉक्स का सवाल ही नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है, पर रिएक्शन बनाने के लिए रिडॉक्स की जरूरत पड़ती है। मोर ऑफ लाइक ये मोल कॉन्सेप्ट ही है। अगर आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ें, 1 मोल रोम्बिक सल्फर को, बेटा रोम्बिक सल्फर का मतलब होता है एसेट को, सांद्र HNO3 द्वारा ऑक्सीकृत करवाने पर, सांद्र HNO3 द्वारा ऑक्सीकृत कराने पर सल्फर अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक में, सल्फर अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में जल भी बनता है। तो जल का कितना भार बना होगा वो ज्ञात करना। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ रहा है कि रोम्बिक सल्फर जो है वो सांद्र HNO3 के साथ में क्रिया करके सल्फर अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में पहुंच जाता है, तो वो तो सल्फेट आयन में ही होती है +6, ठीक है जी। जल आपका बनता है, आपको पता ही है, साथ में बेटा नाइट्रेट आयन NO2 में भी कन्वर्ट हो जाता है, ये भी चीज है। अब आपको ये रिएक्शन अगर बैलेंस करनी आ जाए तो बस बात ही क्या है, इसके 1 मोल है और आपको ये बताना है जल का कितना ग्राम बनेगा, दैट्स इट। तो रिएक्शन को बैलेंस कर दो, इसके 1 मोल से उसके कितने स्टोइकियोमेट्री से मोल बन रहे हो, मोल देख लो, मोल पता चल जाएगा तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करते ही बाहर निकाल दो, दैट्स इट। पर यस, रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं कुछ कुछ शुरू करूं तो यहाँ 8 सल्फर है तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ 16 हाइड्रोजन है और वहां 2 है, नाइट्रोजन आपका 1 है, तो मैंने ये देखा, और वहां पे ऑक्सीजन है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 32, 8 चौके 32, 32 और 2 34 और 1 है 35। तो अगर वो 35 है तो यहाँ पे जब आप कुछ संतुलन बिठाते हो ना, तो यहाँ पे एक आइडिया लग सकता है, ये 0 से हम जा रहे हैं +6 में, तो यहाँ पे 6 का चेंज आया, और 6 का चेंज है एक सल्फर के लिए, नेट चेंज होगा 48, 6 × 8। और ऐसे ही अगर आप नाइट्रोजन के लिए बात करें तो यहां नाइट्रोजन +5 में है, यहां नाइट्रोजन +4 में है, +5 से +4 गए तो 1 का चेंज आया, तो इसके लिए एन फैक्टर 1 है और इसके लिए एन फैक्टर 48 है। तो जब आप रिडॉक्स की बैलेंसिंग करते हो तो आप देखते हो कि जो इनके एन फैक्टर है, अगर उन्हें रिएक्टेंट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उनके मोलर अनुपात बन जाएंगे। बैलेंसिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसके एन फैक्टर को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके एन फैक्टर को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक आइडिया लगा कि ये 48 आएगा यहां और 1 आएगा यहां। तो अगर ऐसा मैं कर पा रहा हूं, अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूं, ये मैंने कुछ नहीं करा, रिडॉक्स अभिक्रिया संतुलित करने की एक विधि होती है एन कारक विधि, या आप उसे ऑक्सीकरण संख्या विधि कहते हैं। उसमें यही करते हैं कि दोनों साइड के एन फैक्टर रिएक्टेंट के निकाल के एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां मुझे इतना आइडिया लग गया, यहां 48 आएगा। अब यहां 48 बनाने के लिए क्या क्या जुगाड़ लगेंगे वो आप देख लो। सल्फर 8 ही रहने चाहिए। अब यहां 48 है, मतलब हाइड्रोजन 48, नाइट्रोजन भी 48, नाइट्रोजन केवल यहां है 48।
अगर केवल यहां 48 है तो मैंने ये बोला कि यहां अगर मैंने 48 कर दिया तो हमारे पास में ऑक्सीजन यहां हो गई 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 2 14, 144। मैं सिर्फ एक ब्लैंक ट्राई कर रहा हूं, आप लोग ट्राई करना। यहां 144 ऑक्सीजन हो गए। अगर 144 ऑक्सीजन है तो 32 तो यही हो गए, 96 यही हो गए, तो 32 और 96 हो गए, 6 और 2 8, 9 और 3 12, 128। अब बची कितनी और 16 बची, 16 बची तो यहां पे 8 लगा दो। देखना जरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गई क्या? यहां हो गई 32, ये हो गई 96, तो 32 और 96 कितनी हो गई? 128, 128 और 16, है ना? अब हाइड्रोजन उधर 32 और ये हो गए 16, 32 और 16 हो गए कितने? 48, वो 48 भी हो गए। सब कुछ बैलेंस हो गया क्या? अगर सब कुछ बैलेंस हो गया है, चेक कर लो हो गया है क्या? मेरे हिसाब से हो गया है ना? सिर्फ ये रिडॉक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मेरा सारा काम बन गया। अगर इतना करने से बन गया तो अब तो क्वेश्चन में बचा ही गया। इसके 1 मोल है, ऑक्सीकृत करवाने पे जो भी हो रहा है, जल कितना बनता है वो बताना है। तो मुझे समझ में आ रहा है 1 मोल रोम्बिक सल्फर से 16 मोल जल बनता है। और वास्तविकता में भी 1 ही मोल है, तो जल का 16 मोल ही बनता है। अगर जल का 16 मोल बनता है तो जल का भार हो जाएगा, जितने भी मोल हैं उसे मोलर भार से मल्टीप्लाई कर दो। जल के मोल कितने हैं? 16, और मोलर भार है 18। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा ग्राम में आंसर कहलाएगा, है ना? ये हमारा ग्राम में आंसर कहलाएगा। 288 ग्राम, 288 ग्राम। रिएक्शन लिखना और बैलेंस करना टास्क था, बाकी तो फिर सवाल आसान था। और ये 48 कैसे है ये दिमाग था, बाकी तो इजी है। क्लियर है? देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने ही बता दिया, वैसे तो मैं होमवर्क में देने वाला था, बट चलो कोई बात नहीं। देखना ध्यान से, समझ में आ गया क्या ये वाला सवाल? यस, हाँ जी, ठीक है, हाँ भाई, बढ़िया है। चलो जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर अगले सवाल की तरफ चलना है तो अगला सवाल है मेरे पास में ये वाला। अगला सवाल है मेरे पास में ये वाला। बढ़िया सवाल है, पढ़ना इसको एक बारी, पढ़ना इसको एक बारी। कैसे करोगे, क्या करोगे इस सवाल के लिए, देखना ध्यान से। हाँ जी, देखा क्वेश्चन? तो बेटा सवाल ये कह रहा है कि Na2CO3 और NaHCO3 दोनों का मिला के 100 ml है इस मिश्रण का, जिसे 1 मोलर HCl द्वारा अनुमापित किया जा रहा है। 1 मोलर HCl द्वारा अनुमापित किया जा रहा है। यदि HPH तथा MEOH सूचक लेने पर, यह सूचक क्या है मैं आपको याद दिला दूं, HPH आपका है फिनोप्थलीन, HPH आपका है फिनोप्थलीन, और एक आपका है MEOH, ये है मिथाइल ऑरेंज, है ना? ये हमारे क्या है? सूचक हैं। इनके होने की वजह से हमने बोला कि HCl का कितना कितना खर्च होता है? V1 लीटर और V2 लीटर। ठीक है, ये क्या खर्च होता है? HCl का आयतन है कि अगर फिनोप्थलीन यूज करते हैं तो HCl का V1 लीटर खर्च होता है, अगर मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं तो V2 लीटर खर्च होता है। निम्न में से कौन सा कथन वास्तविक विलयन की मोलरताओं के लिए सही है? कि भाई हमें इनकी अलग अलग मोलरताएं नहीं पता, मिश्रण का आयतन 100 ml पता है, तो क्या क्या चीज किसके लिए सही है वो हमें बतानी है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए भाई बात करते हैं आगे, आइए भाई बात करते हैं आगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। हम बेटा ये बोलते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो रहा है ना, ये है डबल टाइट्रेशन। तो यहां पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बट पहले मैं आपको एक बार डबल टाइट्रेशन की एक फील दे देता हूं कि आखिर डबल टाइट्रेशन का फंडा यूज कैसे होता है ना? डबल टाइट्रेशन का फंडा यूज कैसे होता है? तो आप देखिएगा ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है द्वि अनुमापन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डबल टाइट्रेशन।
मतलब दो सूचक को यूज करके जब अनुमापन किया जा रहा है, अलग अलग कंडीशंस हैं, उसको डबल टाइट्रेशन कहते हैं। हम ये कहते हैं, सपोज करिए आपके पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, एक फ्लास्क है, इसके अंदर मैंने एक नॉर्मल NaOH डाला हुआ है, इसके अंदर मैंने एक नॉर्मल Na2CO3 डाला हुआ है, इसके अंदर मैंने एक नॉर्मल NaHCO3 डाला हुआ है। आप प्लीज गौर से देखें, हमारे पास में वन नॉर्मल NaOH है, हमारे पास में वन नॉर्मल Na2CO3 है, और हमारे पास में वन नॉर्मल NaHCO3 है। ठीक है जी, ये तीन चीजें मेरे पास बीकर में है, और ऊपर से मैंने यहां पे क्या डाला है, मैंने डाला है वन नॉर्मल HCl। ये अनुमापन करने की कोशिश करिए। अब आप एक बात देखें, HCl एक प्रबल अम्ल है, वो जैसे ही बीकर में आएगा बेटा, इनके साथ में कुछ ना कुछ क्रिया करेगा, पर सबसे पहले किसके साथ क्रिया करेगा, जो सबसे प्रबल क्षार होगा। तो NaOH भी एक क्षार है, Na2CO3 भी एक क्षार है, NaHCO3 भी एक क्षार है। तो अगर मैं क्षारीय सामर्थ्य की बात करता हूं, अगर मैं क्षारीय सामर्थ्य की बात करता हूं, तो सबसे बढ़िया क्षार है ये, फिर है आपका ये, और फिर है आपका ये तो हमको नॉलेज है ऑलरेडी कि NaOH तो सबसे बढ़िया क्षार है, सोडियम कार्बोनेट भी एक अच्छा क्षार है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक ठीक ठीक क्षार है। तो जैसे ही HCl आएगा, पहले इसके साथ क्रिया करेगा, फिर जितना पार्ट इसके साथ क्रिया करके लग जाएगा, जो बचा हुआ हिस्सा होगा HCl का, वो इसके साथ क्रिया करेगा, इसके साथ में जो बच जाएगा क्रिया करने के बाद में, वो थर्ड वाले के साथ क्रिया करेगा। ये चीज आपको समझ में आती है? बढ़िया बात। पर यहां पे यदि मैंने सूचक यूज करा टाइट्रेशन करवाने के लिए, आप कभी कभी सूचक यूज करते हो, तो हमने बोला, सपोज करिए हमने बोला केस 1, जब फिनोफ्थलीन यूज किया जाए, हमने बोला पहला केस, जब हम फिनोफ्थलीन डालते हैं तो क्या होता है। तो आप प्लीज ध्यान से समझिएगा, आप प्लीज ध्यान से समझिएगा, जब फिनोफ्थलीन यूज किया जाए, फिनोफ्थलीन की क्या बात है ना, ध्यान से देखना जरा, फिनोफ्थलीन की क्या बात है, ध्यान से देखना जरा। हम कहते हैं फिनोफ्थलीन एक अम्लीय सूचक है, और ये क्षारीय माध्यम में अच्छा रिएक्ट करता है, क्षारीय माध्यम में अच्छा रिएक्ट करता है, तो दुर्बल क्षारीय माध्यम में अच्छा रिएक्ट करता है। तो हम बोलेंगे कि फिनोफ्थलीन क्षारीय माध्यम में रिएक्ट करता है। राइट, ये बात हो गई। बढ़िया। तो होगा क्या हम बोलेंगे जैसे ही मैंने इसमें फिनोफ्थलीन डाला, अगर सपोज करिए, तो होगा क्या, ये जो HCl है ये आ रहा है, ये NaOH के साथ सीधा क्रिया कर जाएगा, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार है, सूचक की बात नहीं है। Na2CO3 भी एक प्रबल क्षार है, उसके साथ भी क्रिया कर जाएगा। पर जब NaHCO3 की बात आएगी तो क्रिया करने से रुकेगा, क्योंकि ये खुद एक दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार के साथ एक अच्छी क्रिया करेगा, ये दुर्बल क्षार है, इसके साथ उतनी अच्छी क्रिया नहीं कर पाएगा। आप एक बात देखें, तीनों के साथ यदि HCl एक नॉर्मल क्रिया करता, तो हम ये बोलेंगे अगर HCl एक नॉर्मल क्रिया करता है तीनों के साथ, तो बनेगा क्या। तो जब NaOH के साथ HCl क्रिया करता है, अगर एक्सपेक्ट करो, तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा NaCl प्लस वाटर। अगर Na2CO3 के साथ आपका HCl अगर क्रिया करता है, तो एक H प्लस का ही नुकसान होता है, यहां बन जाता है NaHCO3 और साथ में बन जाता है NaCl। ठीक है, और अगर आपने NaHCO3 जो आपका तीसरा वाला पार्ट है, जब HCl वहां तक पहुंच के अगर क्रिया करने के लिए तैयार होता है, तो यहां बन जाता है H2CO3 और साथ में NaCl, H2CO3 और साथ में NaCl। ये तीन तरीके की अभिक्रिया है। सर यहां पे तो एक अलग सी बात दिखाई दी है, एक NaHCO3 आपके पास बीकर में ऑलरेडी पड़ा है, जिसको आपने HCl से क्रिया करवाई, और एक जो Na2CO3 है, ये HCl से क्रिया करके भी NaHCO3 बना रहा है। तो NaHCO3 आपके पास दो जगह से आ गया, एक तो ये बन भी रहा है और एक ये बीकर में ऑलरेडी भी है।
ठीक है सर, ये बात तो मैं ध्यान रखूंगा ही रखूंगा। इसके अलावा मुझे क्या पता है? इसके अलावा मुझे ये पता है कि अगर फिनोफ्थिलीन डाला तो ये एक प्रबल क्षार है, इस माध्यम में क्रिया करवा देगा, ये भी एक प्रबल क्षार है, इस माध्यम में क्रिया करवा देगा। बट NaHCO3 जो है ये थोड़ा दुर्बल है, तो इससे पहले तक की क्रिया हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा रुक जाएगा। तो हम ये बोले कि जो HCl है वो इसके साथ पूरा क्रिया कर जाएगा, इसके साथ पूरा क्रिया कर जाएगा, यहां तक क्रिया नहीं कर पाएगा। अगर यहां तक क्रिया नहीं कर पाएगा तो अगर आपने फिनोफ्थिलीन को यूज किया तो हम ये कहते हैं कि जो मिली तुल्यांक होते हैं HCl के, ये किसके बराबर होते हैं? जो जो चीजें क्रिया करती हैं उनके बराबर, NaOH के जो भी मिली तुल्यांक है प्लस Na2CO3 के जो भी मिली तुल्यांक है। अब आपको मोलरता, नॉर्मलता, जो भी डेटा दिया जाए आप वैसा वाला फॉर्मूला लगाएं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ये चीज होती है अगर फिनोफ्थिलीन यूज किया जाए तो। बट यदि मैंने केस 2 लिया, यदि मैंने केस 2 लिया जब मिथाइल ऑरेंज यूज किया जाए, जब मिथाइल ऑरेंज यूज किया जाए MEOH, तो बेटा मिथाइल ऑरेंज एक क्षारीय सूचक है, ये अम्लीय माध्यम में क्रिया करता है, दिख ही रहा है। अगर ये अम्लीय माध्यम में क्रिया करता है तो आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अगर ये अम्लीय माध्यम में क्रिया करता है मैं पहले थ्योरी समझा रहा हूं फिर उस सवाल पे जाऊंगा। तो अगर मैं वही तीनों रिएक्शंस यहां भी ले आऊं, अगर मैं वही तीनों रिएक्शंस यहां भी ले आऊं वापस से कि NaOH के साथ अगर HCl क्रिया करता है तो यहां बनता है NaCl और वाटर, अगर आपका Na2CO3 के साथ में क्रिया करता है तो यहां बन जाता है NaHCO3 और NaCl, और अगर आपका NaHCO3 के साथ में क्रिया करता है तो आप ध्यान से देखिएगा दो तरीके की रिएक्शंस हो रही हैं। ये जो NaHCO3 ऑलरेडी बीकर में है ये तो करेगा ही करेगा क्रिया, ये तो करेगा ही करेगा क्रिया। एक और अभिक्रिया होगी, ये जो बना है ये भी तो HCl के साथ में क्रिया कर जाएगा। ये जो बना हुआ था, मैं इसको अलग से ऐसे नीचे अंडरलाइन करके ला रहा हूं, ये भी पुनः क्रिया करके ये बना लेगा। सर ये क्रिया सिर्फ MEOH के केस में होगी क्या? यहां नहीं होगी, यहां भी होगी बेटा, कि ये जो बना हुआ है ये यहां भी क्रिया करेगा, बट वो तुल्यांकों में कुछ मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां तक फिनोफ्थिलीन के असर में हम बात ही नहीं कर रहे, हमें तो ऊपर ही काम बन गया। बट MEOH के केस में जरूरत पड़ सकती है, ध्यान से देखना। मैंने बोला MEOH अम्लीय माध्यम में क्रिया करता है, ये क्षार है तो मतलब क्षार में क्रिया हो जाएगी, ये क्षार है मतलब यहां भी क्रिया हो जाएगी, ये भी क्षार है भले ही दुर्बल है पर कोई मतलब ही नहीं, हमें तो अम्लीय माध्यम में जरूरत होती है, क्षार में तो सारी क्रियाएं हो जाएंगी। ये जो बन जाएगा इसके आगे क्रिया रुक जाएगी, तो मतलब ये सब क्रिया में हिस्सा ले रहे हैं मिथाइल ऑरेंज के केस में, जबकि फिनोफ्थिलीन के साथ में सिर्फ ये क्रिया में हिस्सा ले रहे थे, ये नहीं ले रहे थे। तो अगर मिथाइल ऑरेंज सूचक की तरह यूज होता है तो हमें यह समझ में आता है कि जितने भी HCl के तुल्यांक हैं ये किसके बराबर हो गए? NaOH प्लस Na2CO3 ऑब्वियसली प्लस NaHCO3। कौन कौन सा? जो पहले से है बीकर में प्लस जो बन रहा है, जो बीकर में पहले से है वो प्लस जो बन रहा है। राइट, क्लियर है? ये चीज है हमारे पास, क्लियर है जी? तो ये हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज के केस में, ये हो जाएगा फिनोफ्थिलीन के केस में। कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ये होता है द्वि अनुमापन। अब इस सवाल को पढ़िए, सवाल ने इस बार बोला है आपके पास इन दोनों का मिश्रण है, NaOH नहीं है आपके पास, सिर्फ ये दो है, तो ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे कि भाई एक तो हमारे पास दोस्त Na2CO3 है जो HCl के साथ क्रिया करता है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है एक H+ की हानि होती है और हमारे पास में ये बन जाता है। एक हमारे पास ऑलरेडी NaHCO3 है
जो आपका HCl के साथ में क्रिया करता है और ये बन जाता है आपका क्या H2CO3 और NaCl। और ये जो बना है ये भी पुनः क्रिया करेगा ऐसे हो जाएगा। बढ़िया, ठीक, ओके। ध्यान से देखना, सिर्फ ये अभिक्रियाएं हैं। सवाल कह रहा है इनका 100 ml मिश्रण है। अगर इन दोनों का 100 ml मिश्रण है, प्लीज ध्यान से देखें, मैंने बोला इसके यदि A मोल है और इसके लेट्स से B मोल है, इसके A मोल है और इसके B मोल है, अगर, ठीक है, ये हमने माना है, और इन्हें आप अनुमापित कर रहे हो 100 ml मिश्रण को 1 मोलर HCl द्वारा अनुमापित कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर फिनोफ्थलीन यूज हो रहा है तो V1 लीटर लग रहा है, और अगर मिथाइल ऑरेंज यूज हो रहा है तो V2 लीटर लग रहा है। तो बताओ इन डेटा का क्या मतलब होगा। मोलरता बतानी है Na2CO3 और NaHCO3 की। तो हम यहां पे सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि सर Na2CO3 की जो मोलरता है वो हो जाएगी A/100, है ना। 100 ml है तो इंटू कर देते हैं 1000, ये हो जाएगी, ठीक है। NaHCO3 के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि यहां बन भी रहा है और यहां खप भी रहा है, तो दो तरीके का डेटा आएगा। पर ठीक है, हमें तो फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों पता है, तो फिनोफ्थलीन के केस में सिर्फ ऊपर वाला काम आएंगे, इन दोनों के तुल्यांक बराबर होंगे। पर अगर मिथाइल ऑरेंज बना तो इसके, इसके और ये जो बना है इसके, तीनों वाले तुल्यांक आपके एक एक करके बराबर होंगे। अब ध्यान से देखना, 1 मोल पे कितना बन रहा है, यहां पे 1 मोल बन रहा है, तो इसके भी आप A मोल ही मानोगे, क्योंकि इसके 1 मोल पे इसका 1 मोल बन रहा है, तो A मोल पे A मोल बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझें, यदि मैंने HPH को सूचक माना, यदि मैंने फिनोफ्थलीन को सूचक माना, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अगर फिनोफ्थलीन को सूचक मानते हैं तो NaOH तो हमारे पास है ही नहीं, हम तो ये बोल देंगे कि भाई जो भी Na2CO3 के तुल्यांक है ना, ये आपके HCl के मिली तुल्यांक के बराबर कर दो, है ना। मिली तुल्यांक या सिंपल तुल्यांक जैसे करना है वो कर दो, मर्जी है आपकी। बढ़िया, अगर आपने इन दोनों को बराबर किया तो Na2CO3 के लिए मोल आपके पास में A है, तो मोल इंटू एन फैक्टर वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है। हमने बोला कि मोल है A, अगर मोल है A तो मिली मोल हो जाएंगे A/1000 इंटू, मैंने अगर एन फैक्टर करने की कोशिश करी तो अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला यहां हम ऐसे कर देते हैं, मिली तुल्यांक, क्या हम तो तुल्यांक बराबर करते हैं भाई, कंफ्यूजन नहीं लेना, है ना। तो मोल है A इंटू Na2CO3 का एन फैक्टर, तो बेटा देखो ना, एक H प्लस का नुकसान आ रहा है, एक H प्लस का नुकसान आ रहा है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 था, उसमें से एक H प्लस चला गया, HCO3 माइनस रह गया, तो एन फैक्टर 1 रहेगा। ये एन फैक्टर समझना जरूरी है। इज इक्वल टू HCl के लिए हम क्या बोलेंगे, 1 मोलर HCl है और V1 लीटर आपका खर्च हो रहा है, तो 1 मोलर है और V1 लीटर आपका खर्च हो रहा है, मोलरता इंटू आयतन इंटू HCl का एन फैक्टर तो 1 ही होता है ना, एक ही H प्लस का नुकसान हो रहा है, तो ये हो जाएगा एन फैक्टर ऑफ HCl। ठीक है, जिन बच्चों को ये एन फैक्टर 1 नहीं समझ में आया वो देखें, ये जो Na2CO3 है ये कैसे बना है, NaOH और H2CO3 से। तो समझें कि यहां से एक H प्लस इसके OH माइनस को ले गया और बचा हुआ एक H प्लस एज इट इज यहीं जुड़ा हुआ है HCO3 माइनस की फॉर्म में। तो जब एक ही H प्लस खर्च हुआ है तो एन फैक्टर 1 है, जब एक ही H प्लस खर्च हुआ है तो एन फैक्टर 1 है। बढ़िया, ठीक है, ओके। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास में, मोलरता इंटू आयतन इंटू एन फैक्टर। तो A का वैल्यू आ गया V के बराबर, V1 के बराबर रहता है। A का वैल्यू V1 आ गया, अगर A का वैल्यू V1 आ गया तो आप Na2CO3 की मोलरता बोल दोगे कितनी, V1 अपॉन क्या, है ना, क्या बोल दोगे, V1 अपॉन वॉल्यूम कितना है 100 इंटू 1000, है ना, ml में था तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना था, तो ये आ गया 10V1। तो Na2CO3 की मोलरता सॉल्व होकर आ रही है 10V1। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है 20V1? नहीं भाई, 10V1। ठीक, NaHCO3 के लिए मेहनत करते हैं। अगर मैं NaHCO3 की बात करूं तो उसके लिए मुझे मिथाइल ऑरेंज की बात करनी पड़ेगी।
यदि मिथाइल ऑरेंज को मैंने सूचक माना तो हम बोलेंगे तुल्यांकों की संख्या जो Na2CO3 की है प्लस वो NaHCO3 जो हमारे पास पहले से है प्लस वो NaHCO3 जो हमारे पास बन रहा है रिएक्शन के दौरान, इन सभी के तुल्यांक HCl के बराबर होने चाहिए। ये नीचे अंडरलाइन वाला वो NaCO3 है जो बन रहा है रिएक्शन के दौरान, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने रिएक्शन में भी ऐसे ही लिखा है। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे भाई? सिंपल सी बात है, जो Na2CO3 पहले से है इसके मोल है A और इसका n फैक्टर है 1, तो मोल इंटू n फैक्टर हो गया। जो NaHCO3 पहले से है उसके मोल है B और ऑब्वियसली एक ही H प्लस का चेंज आ रहा है फिर से, तो n फैक्टर यहां भी 1 है, राइट? क्योंकि HCO3 माइनस ने एक H प्लस गेन कर लिया। प्लस जो NaHCO3 बना है तो वो इसकी मदद से बना है ना, तो एक मोल पे एक मोल, तो A मोल पे A मोल, तो A मोल बन गया। n फैक्टर अभी भी 1 ही है ना, क्योंकि यहां पे इसने क्या किया है, H प्लस लूज किया है, तो हम बोलेंगे ये भी A है और इंटू 1 है। और ये फाइनली HCl की मोलरता तो 1 है, आयतन इस केस में V2 है और n फैक्टर 1 है। अगर मैंने ये किया तो A प्लस B, तो हम बोलेंगे 2A प्लस B जो है ये हो गया V2। 2A प्लस B क्या हो गया? V2। अगर 2A प्लस B आपका V2 हो गया तो आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। 2A प्लस B आपने V2 लिख दिया, यहां से समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो मैंने ये बोला कि अगर हम NaHCO3 की मोलरता निकालने की कोशिश करेंगे तो मुझे जल्दी से बताओ कैसे निकालोगे, क्या निकालोगे? NaHCO3 की मोलरता निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या निकालोगे? देखना ध्यान से। हम यहां पे क्या बोल देंगे? हम यहां पे ये बोल देंगे क्या कि B का मान आ गया V2 माइनस 2A और A का मान यहां से V1 आ रहा था, तो हमने इसको लिख दिया V2 माइनस 2V1। तो NaHCO3 की मोलरता हो जाएगी जितने भी मोल है अपॉन आयतन 100 ml है उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा V2 माइनस 2V1 अपॉन 100 इंटू 1000। तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स V2 माइनस 2V1, 10 टाइम्स V2 माइनस 2V1। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है? तो ये द्वि अनुमापन में ये बात समझ में आनी चाहिए कि कौन कितना कितना क्रिया करेगा, तभी चीजें बनती है। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बता दो। सही है जी। तो ये कॉन्सेप्ट था डबल टाइट्रेशन का। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या है अगला फंडा? गौर से देखिएगा। अगला फंडा क्या कह रहा है? बड़ा आसान है आपके सामने, बड़ा आसान है हमारे सामने। ध्यान से देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। दिखने में बहुत कुछ लग रहा है, इजी सा सवाल। एक रिएक्शन है MnCl2 प्लस K2H2O8 प्लस वाटर, इससे बन रहा है KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस HCl। एक असंतुलित अभिक्रिया आपको दी हुई है। दिए गए विलयन में कुछ ड्रॉप सांद्र HCl डाला गया एवं विलयन को गर्म किया गया। उसके बाद कुछ कुछ पोर्शन में कुल 225 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल डाला गया। कुछ कुछ पोर्शन में कुल 225 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल डाला गया, जिसमें परमैंगनेट आयन का रंग उड़ गया। उससे परमैंगनेट आयन का रंग उड़ गया। तो प्रारंभिक विलयन में MnCl2 कितना मिलीग्राम मौजूद रहेगा? प्रारंभिक विलयन में MnCl2 कितना मिलीग्राम मौजूद होगा? आपको MnCl2 की गणना करनी है कि शुरुआत में कितना मिलीग्राम था। तो बेटा जी बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि MnCl2 को इस तरीके से अभिक्रिया करवाई, KMnO4 बना। जो KMnO4 आपके पास में बना उसके अंदर आपने 225 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल डाला और अल्टीमेटली आपका उससे रंग उड़ गया। तो बताओ कितना MnCl2 कितना मौजूद होगा? तो मुझे पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बात समझ में आ रही है कि भाई MnCl2 से MnO4 माइनस बना और ये जो MnO4 माइनस मेरे पास में बना है इस पे ऑक्सैलिक अम्ल यानी कि ऑक्सलेट आयन ने आके क्रिया करी होगी और अम्लीय माध्यम आपने बोला ही है, तो ये कन्वर्ट हो गया होगा इस तरीके से। ऑक्सलेट तो CO2 में चला जाता है, MnO4 माइनस Mn+2 में चला जाता है। सही है जी, बढ़िया। तो मुझे इसके बारे में बातचीत करनी है और मुझे डेटा ये पता है इसका, तो मैं ये बोलूं इसके तुल्यांक इसके बराबर होंगे और इसके तुल्यांक इसके बराबर होंगे। तो जब इन सबके तुल्यांक आपस में एक दूसरे के बराबर हैं तो क्यों ना मैं सिर्फ इतनी सी बात कर दूं कि सर जो MnCl2 के तुल्यांक है ना
वो ही ऑक्जेलेट आयन के तुल्यांक है, ये ऑक्जेलिक अम्ल के तुल्यांक है फॉर दैट मैटर। कह सकता हूं ये चीज? अगर ये चीज मैं कह सकता हूं तो MnCl2 का मास मुझे पता करना है तो इसके लिए तुल्यांकों का फॉर्मूला हो जाएगा दिया गया भार अपॉन तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार के लिए हम बोलेंगे मोलर भार अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है? MnCl2 के लिए ये +2 से +7 में जा रहा है, यानी कि 5 का चेंज आ रहा है, तो एन फैक्टर हो जाएगा 5। एन फैक्टर हो जाएगा 5, तो दिस बाय 5 ये कर देंगे इज इक्वल टू ऑक्सिलेट आयन के लिए भी भार दिया हुआ है 225 ग्राम। सो दिया गया भार अपॉन, यहां पे हम ऑक्सिलेट आयन क्या पूरा ऑक्सैलिक अम्ल ही बोल देते हैं, बात तो बराबर ही है, अपॉन मोलर भार। मोलर भार हो जाएगा 2 हाइड्रोजन के, 24 कार्बन के, 64 ऑक्सीजन के, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर +3 से +4 गए, 1 का चेंज आया, 2 कार्बन है, नेट चेंज आ गया 2 का, तो एन फैक्टर हो गया 2। तो हम बोल देंगे ये तो हमने बोला ये वैल्यू हो जाएगी 225 डिवाइडेड बाय 64 और 24, तो 8 हो गया, ये 88 और 2 90, 90 बाई 2 45। तो यहां से अगर आप इसको और इसको इक्वेट करोगे तो यहां से आप MnCl2 का भार ग्राम में निकाल सकते हो, ठीक है, और उस वैल्यू को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिलीग्राम में आंसर आ जाएगा। वही चाहिए था, है ना? क्लियर है? पक्का? देख लो ध्यान से। ये हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? इजी सवाल था, देख लो, कुछ नहीं करना, समझ में आना चाहिए कहां से क्या हो रहा है, तुल्यांक बराबर करे और सवाल को हल कर लिया। प्लीज देखें गौर से, आगे चलें क्या? चलिए भाई आगे बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल? गौर से देखिएगा, अगला सवाल कुछ इस तरह है हमारे पास। ये तो मुझे लगता है आप लोग होमवर्क में कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िएगा और इसको ट्राई करिएगा, वेरी इजी। मैं ये सवाल करवाता हूं, ये हमारा आज का आखिरी सवाल रहेगा, आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करना। क्या सवाल? सवाल कह रहा है बेरियम थायोसाइनेट के 0.506 ग्राम नमूने को, बेरियम थायोसाइनेट के 0.506 ग्राम नमूने को बाइकार्बोनेट विलयन में मिलाया गया, फिर उसमें 0.1 नॉर्मल 50 ml आयोडीन ऐड करा गया, अच्छा, एंड मिश्रण को 5 मिनट के लिए रखा गया, क्रिया करने दिया। विलयन को फिर अम्लीकृत करने पे आधिक्य I2 को 0.1 मोलर 20 ml हाइपोविलियन के साथ में अनुमापित किया गया। मतलब ये टोटल आयोडीन का डेटा है, इसमें से कुछ एक्स्ट्रा आयोडीन को हाइपोविलियन के साथ में रिएक्ट करके निकाल दिया गया। ठीक है जी, रिएक्ट करके निकाल दिया गया। यदि ये जो कंपाउंड है उसमें HCN माइनस ये और ये देता है तो आपको बताना है कि BaCH2 की प्रतिशतता क्या है। ये 0.506 ग्राम जो दिया है उसमें प्रतिशतता पूछी है, मतलब इस नमूने में ये 100% नहीं है, समझ रहे हो? ये 100% नहीं है, क्योंकि प्रतिशतता तो जब ही पूछी जाती है जब आपके पास जो नमूना हो वो क्या हो, अशुद्ध हो। अगर दिया गया नमूना अशुद्ध है जब ही तो उसमें आप उस ओरिजिनल पार्ट की प्रतिशतता पूछ रहे हो। तो मतलब मुझे ये समझ में आ रही है बात मोटा मोटी कि मेरे पास ये कोई BaHCN होल्टवाइज है ठोस, इसके अंदर कुछ हिस्सा अशुद्धि है, कुछ हिस्सा प्योर है। इसे मैं आयोडीन के साथ अभिक्रिया करवाना चाहता हूं, ठीक है, इसे मैं आयोडीन के साथ अभिक्रिया करवाना चाहता हूं, ठीक है, जिसके अंदर से कुछ हिस्सा तो इसके साथ क्रिया करता है, कुछ हिस्सा थायोसल्फेट आयन के साथ क्रिया करके आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा हिस्सा हम निकाल देंगे, बचे हुए हिस्से को इसके साथ में क्रिया करवा देंगे, बात हमारी बन जानी चाहिए। आपको यह पता है कि I2 जो है वो थायोसल्फेट के साथ क्रिया करके I- बनाती है और ये बनाती है। अगर ये बना देती है तो आपको हाइपोविलियन का डेटा पता है ना, तो जो इसके तुल्यांक होंगे वो इसके तुल्यांक होंगे, तो जितने खर्च हो गए वो तुल्यांक निकल गए, टोटल में से जो खर्च हो गए वो निकाल दिया, तो बचे हुए तुल्यांक रह गए जो इसके साथ क्रिया करेंगे।
इतना दिमाग हमें लगाना है। तो हम बोलेंगे हमें ये पता है कि तुल्यांक जो I2 के कुछ हैं उन्हें मैंने थायोसल्फेट आयन के साथ में क्रिया किया, तो थायोसल्फेट का डेटा है, मोलरता है 0.1, आयतन है 20 और एन फैक्टर हो जाता है 1। ये रिएक्शन हम आज के सेशन में पहले भी लिख चुके हैं। 2 से 2.5 जाते हो आप, 0.5 का चेंज 2 सल्फर के लिए 0.5 इंटू 2 1 का चेंज, तो वैल्यू आ जाएगी 2। कितने? 2 या अपॉन 1000 भी करना था, इतने तुल्यांक। तो ये I2 के तुल्यांक हैं जो यूज हो गए, जो खर्च हो गए। है ना? आपके पास I2 टोटल कितना था? I2 आपको सवाल ने कुल कितना दिया हुआ है? 0.1 नॉर्मल 50 ml, तो नॉर्मल था इंटू आयतन है, तो एन फैक्टर की जरूरत ही नहीं है। हम बोल देंगे 5 इंटू 10 की घात -3, ये कुल है। 2 इंटू 10 की घात -3 आपका खर्च हो गया। तो बचा कितना? वो जो बचा हुआ है वो इस BaSCN होल्ट वाइज के नमूने के साथ खर्च हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ये जितने भी नमूने के तुल्यांक हैं ये हो जाएंगे I2 के तुल्यांक बचे हुए, और बचे हुए तुल्यांक कितने होंगे? कुल में से अनुमापित वाले निकाल दो, यानी कि दिस माइनस दिस, यानी कि 3 इंटू 10 की घात -3। अब इसके तुल्यांक कैसे निकले? तो भाई शुद्ध भार, मैंने इसमें बोल दिया कि हमने माना ऐसा कि शुद्ध भार अगर हम x ग्राम माने और अभिक्रिया में हमेशा शुद्ध भार ही क्रिया करता है, टोटल आपके पास 0.506 था, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो है अशुद्ध। तो हम बोलेंगे कि जो शुद्ध भार है वो क्रिया कर रहा है। तो आप ध्यान से देखना, ये जो भी क्रिया कर रहा है उससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास में क्या क्या? SO4 2- और HCN। अगर ये अभिक्रिया होती है तो आप ध्यान से देखना, हमें ये समझ में आ रहा है, तो हमें एन फैक्टर तो चाहिए इस कंपाउंड का। एन फैक्टर कैसे आएगा? तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एन फैक्टर चाहिए होगा ना, क्योंकि शुद्ध भार अपॉन तुल्यांकी भार सब तुम करोगे। एन फैक्टर कैसे आएगा? तो आपको स्ट्रक्चर से पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी पड़ेगी, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज देखना पड़ेगा। यहां अगर आप देखेंगे तो सल्फर +6 में है, यहां अगर आप कार्बन पे देखेंगे तो हम बोल देंगे HC∧N। ये यहां अगर आप देखते हैं ध्यान से तो देखिएगा, यहां पे हाइड्रोजन पे +1 होगा, कार्बन पे -1 हो जाएगा। पक्का यही वाली बात होगी भाई। CH4 की बात जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं कार्बन ज्यादा वैद्युतऋणी है, ठीक है। और यहां अगर आप बोलोगे तो नाइट्रोजन पे -3 और कार्बन पे +3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो हम बोल देंगे कार्बन पे नेट ऑक्सीकरण अवस्था है +2, ठीक है। सल्फर पे है +6। यहां अगर हम बात करें तो सल्फर कार्बन में सल्फर ज्यादा वैद्युतऋणी, तो यहां -1 यहां +1। इन दोनों में नाइट्रोजन ज्यादा वैद्युतऋणी, तो यहां -3 यहां +3, और ये माइनस चार्ज वहां आ जाएगा जिसका अष्टक पूरा नहीं है, जैसे कि ये, ठीक है। तो सल्फर पे आ गई -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन पे आ गई +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन -3 का -3 है। तो सल्फर -2 से +6 जा रहा है, यानी कि कितने का चेंज आ रहा है? 8 का चेंज आ रहा है। कार्बन जो है वो +4 से +2 घट रहा है, कितने का चेंज आ रहा है? 2 का चेंज आ रहा है। तो बेटा यहां 2 इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है, यहां 8 इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है। समझ रहे हो? है ये -2 से +6 जा रहा है, 8 का चेंज, वहां 2 का माइनस, तो नेट चेंज हो गया 6 का, है ना। वहां से 2 कम हो रहा है और यहां से 8 बढ़ रहा है, तो नेट चेंज हो गया 6 का। तो हम ये बोल दें क्या कि एन फैक्टर हो गया SCN- का 6 का, हो गया। अब आप देखिए कि अगर हम बोले BaSCN होल्ट वाइज की अगर हम बात करें, तो क्योंकि यहां 2 SCN- है तो इसका नेट एन फैक्टर हो जाएगा 12, क्योंकि एक आयन के लिए 6 का चेंज है, यहां पे इसके 2 आयन है, तो नेट चेंज हो गया 12 का, तो एन फैक्टर आ गया 12।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, सिर्फ ये एन फैक्टर निकालना है। आप कहोगे सर आपने ऐसे स्ट्रक्चर क्यों बनाया, वो एक्स वाला फॉर्मूला लगा देते। बेटा एक्स वाला फॉर्मूला जब लगाते हैं जब बाकी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था आपको स्टैंडर्ड पता हो, जैसे ऑक्सीजन की -2, पर यहां ना कार्बन पता ना नाइट्रोजन पता, तो सल्फर भी कैसे पता होगा। तो स्ट्रक्चर बना के इलेक्ट्रॉन को बांटना ही सही रहेगा, क्लास में आपने सीखा होगा। तो हमने उस तरीके से काम किया, तो एन फैक्टर आ गया 12। तो अगर आप यहां पे BSCN होल्ट वाइज के तुल्यांक देखेंगे तो दिया गया भार अपॉन तुल्यांकी भार अगर अपन लगाएं तो शुद्ध भार मैंने x माना, अपॉन तुल्यांकी भार के लिए मोलर भार भी चाहिए। मोलर भार हमको दिया है क्या क्वेश्चन ने, हमें कुछ भी डेटा नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसका मोलर भार आप निकालिएगा, अपॉन एन फैक्टर करिएगा 12, ठीक है। इसे आप बराबर करिएगा, ठीक है जी। इसे आप किसके बराबर करना देखना, हमें बेरियम का डेटा दिया हुआ है क्या कुछ, तो मोलर भार का मैं आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आसान कर दूं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं देख लूं जरा क्या हमें बेरियम का डेटा पता है क्या क्वेश्चन में। हाँ जी, मुझे बट ये पता है कि जितने भी हाइपो के तुल्यांक हैं, जो हाइपो के तुल्यांक हैं वही मेरे किसके तुल्यांक है, इसके तुल्यांक है ना। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ये कह दिया कि जो हाइपो के तुल्यांक हैं वही आयोडीन के तुल्यांक है और वही मेरे इसके तुल्यांक है। तो जो 2 × 10⁻³ है वो इसके तुल्यांक है। तो मैंने यहां पे ये तो कह सकता हूं ना, अगर मैं ये फॉर्मूला ना लगाऊं तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं क्या कि तुल्यांक जो इसके हैं अब उसे मैं किसके बराबर कर देता हूं, तुल्यांक जो I2 के हैं, यानी कि कितने हैं मेरे पास 3 × 10⁻³ है ना। ठीक है, तो मैंने बोल दिया, अगर मैंने यहां पे मोल्स लिख दिए इसके इंटू एन कारक कर दिया, आपको तुल्यांकी भार की जरूरत नहीं पड़ेगी, एन कारक तो पता ही है। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, इसके। ये वैल्यू आपको पता है 12, तो यहां से मोल्स पता चल गए। मोल पता चल गए तो भार पता चल जाएगा मोलर भार से मल्टीप्लाई करते ही। यहां से जो भार निकल करके आएगा वो शुद्ध भार होगा। तो 0.506 ग्राम में से x का भार आपको यहां से पता चल जाएगा। जैसे ही ये पता चल गया तो अब तो बचा ही गया। नमूने में इसका शुद्ध भार कितना हो जाएगा, जो भी x है अपॉन 0.506 × 100। इसे आपको सॉल्व करना है। कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि BSCN होल्ट वाइज का मोलर मास हमारे पास यहां नहीं दिया हुआ है, वो आप निकाल लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। बट ये PYQ है, पेपर में फर्स्ट पेज पे एटॉमिक मासेस लिखे हुए होते हैं, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सही है जी, बढ़िया, ठीक है भाई, बहुत सही। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखे रिडॉक्स रिएक्शन के। एक सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप प्रैक्टिस शीट को ढंग से गो थ्रू करें, ठीक है, जो आपको मिलेगी, प्लस नोट्स के सारे सवाल खुद से जरूर ट्राई करें एक बार। नोट्स के जितने भी सवाल हैं उन्हें खुद से जरूर ट्राई करें एक बार। सही है, सारे सवाल एक बार खुद से कर करके देखना, आपको आइडिया लगेगा चीजों का। क्लियर है। तो इसी के साथ छोटा चैप्टर था, आई गेस रिडॉक्स मेरी साइड से डन है। मैंने कुछ अच्छे सवाल आपको करवाए, ठीक है। कोशिश करिए हर तरीके का सवाल लेने की, आप और प्रैक्टिस करिएगा, आपको और अच्छे अच्छे सवाल जो दिखे उन्हें प्रैक्टिस करिए, ट्राई करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।